तो बेटा इसमें एक रीजन और बचा था। देखो इसमें हमारा क्या है कि 3 रीजंस तो हमारे क्या है। फर्स्ट तो है रेजोनेंस इफेक्ट के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण ऑर्बिटल छोटा बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनती है। थर्ड इज द मोर एस कैरेक्टर, क्योंकि sp2 है तो यहाँ 1/3 एस कैरेक्टर आ जाता है, इसमें 1/4 है, तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर है तो उससे भी बॉन्ड हमारी स्ट्रॉन्ग बनती है। और जो फोर्थ रीजन हमारा इसका क्या है, थर्ड क्या था हमारा, एस कैरेक्टर। और जो फोर्थ हमारा है दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तुम ये देखो कि बेटा जब हमारा बेंजीन है तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी रहता है, रिंग के नीचे भी रहता है। अब देखो आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव फील्ड लेकर आ रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड भी एक नेगेटिव फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव से रिपेल करेगा। जैसे हेलो एल्केन के केस में ऐसा कोई पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नहीं है, तो देयर इज नो एनी रिपल्शन फेल्ट बाय दैट कमिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करेगा विदाउट एनी सच रिपल्शन विच इट कैन ऑब्जर्व इन केस ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है बेटा, तो हेलो एरीन्स में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिपल्शन के कारण भी न्यूक्लियोफाइल इतना विलिंग नहीं होता टू अटैक दिस कार्बन, तो इसलिए भी रिएक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। तो सिंपल करके भी तुम 4 पॉइंट्स में लिख सकते हो। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम्स, due to sp2 hybridization orbital becomes smaller and s character increased, and due to repulsion provided by pi electron cloud haloarenes are less reactive towards the nucleophilic substitution reactions than haloalkanes। ठीक है बेटा, पर हम जो रिएक्टिविटी हमारी कम होती है, अभी तुम्हारा पीरियड है बेटा, है हिंदी का, कोई आएगा बुलाने? जब भी जाओगे कि पहले जाओगे, जल्दी बताओ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ, इसी की कंटिन्यूटी में है कि हमने इस चीज को ये ऑब्जर्व किया कि रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक बात है, बट हमारे पास ऐसे कुछ तरीके भी हैं कि अगर हम उनको अप्लाई करें तो हम रिएक्टिविटी को थोड़ा एनहांस कर सकते हैं इसकी। ठीक है, हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि एक तो अगर खाली क्लोरोबेंजीन है ना, हमने एक एग्जाम्पल जैसे क्लोरोबेंजीन का ही ले लिया, एक उसी क्लोरोबेंजीन में अगर ऑलरेडी ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे ये हमारी क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और अगर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप समझते हो बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, ध्यान करो तुम्हें 11th में बताए थे कि जो ग्रुप्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। मैंने तुम्हें तरीका भी बताया था बेटा कि हाउ कैन यू जज की दैट गिवन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ऐसे एक सिखाया था तरीका, मैंने कहा था 12th में बहुत काम आएगा, तो फिर से बताती हूँ। देखो बच्चों कि देखो दोनों में तुम ध्यान से देखो, नाइट्रोजन ने रिंग के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रखी है, फिर भी इन दोनों ग्रुप्स में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, देखो कैसे हम जज करते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। हाँ ध्यान है बेटा, किसी को बताओ। हाँ कैसे कैसे निकाला? हाँ इसमें हाँ मेन हमारा यही रीजन से हम निकालते हैं कि देखो हम बड़े आराम से जज कर सकते हैं कि विच ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को हम रिलीजिंग भी कहते हैं, एंड विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब खींचना और डोनेटिंग या रिलीजिंग का मतलब देना। ठीक है, अब तुम देखो इस ग्रुप में जो एटम रिंग के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है, अगर उसको अपने ही ग्रुप में अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो वो भी आधी देगा, और अगर उससे कोई ले रहा है तो वो भी जिससे अटैच है उससे लेगा, आइदर फ्रॉम चेन और फ्रॉम रिंग। ठीक है बेटा, तो अब तुम देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींचेगा, तो इस नाइट्रोजन पर पार्शियल क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो फिर ये रिंग से खींचेगा। ठीक है ना, तो ये कैसा ग्रुप बनेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। पर यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन को देने का काम कर रहा है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव है, तो ये भी फर्दर रिंग को देने का काम करेगा। तो इन दिस मैनर वी कैन इजीली जज कि द गिवन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो अब हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि खाली क्लोरोबेंजीन से ज्यादा रिएक्टिविटी हमारी कब किसकी ज्यादा होती है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके लगा हुआ हो, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगा हुआ हो, जैसे ऑर्थो पर लगा हुआ हो या हमारा पैरा पर लगा हुआ हो। ठीक है, और अगर ऑर्थो और पैरा दोनों पर ही लगा हुआ हो तो उसकी रिएक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और ऑर्थो मेटा पैरा
अगर तीनों ही पोजीशन, पता है ना ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस बेटा, बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशंस ऑर्थो होती है, फिर एक छोड़ के जो होती है वो मेटा, और जो बिल्कुल आमने सामने होती है वो होती है पैरा। अब इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है और इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा है, बिल्कुल आमने सामने जो है। और एडजेसेंट पोजीशंस आर ऑर्थो पोजीशन, एक छोड़ के जो होती है वो मेटा और दो छोड़ के जो होती है वो पैरा। ठीक है बेटा। तो अगर हमने देखा कि सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे वाले हमारे जो हेलो एरीन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तुम देखो कंडीशंस भी देख सकते हो नोट्स में, देखो इसमें बैलेंसिंग के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है कि भाई हमें बैलेंस करना है। सिंपल तुम ऑब्जर्व करो, देखो जो हमारा पहला रिएक्शन है कि भाई ये हमारा NaOH हमने डाला, ठीक है, इसमें 6 to 8% हमने इसमें NaOH को डाला, तो तुम देखो हमने कितनी ड्रास्टिक कंडीशंस दी, हमने टेम्परेचर भी ज्यादा दिया, हमने प्रेशर भी ज्यादा दिया। ये जो बीच में ONA करके बन रहा है ना, देखो कभी भी जब बेंजीन के ऊपर OH आता है, फिनॉल कहते हैं हम उसको, तो फिनॉल कभी भी सीधा नहीं बनता, पहले उसका फिनॉक्साइड आयन बनता है, मतलब पहले बेंजीन O नेगेटिव बनता है, कोई भी मेटल आयन है वो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, जैसे NH है तो Na आ गया, KOH होता तो K आ जाता है, समझ रहे बेटा। ये जो इससे ये बना है देख सकते हो ना बेटा, तो ये इसका एक बीच का तरीका है, कभी भी फिनॉल सीधा नहीं बनता, तुम सीधा लिख दो कोई चलो ऐसे फर्क नहीं पड़ रहा, पर ज्यादा करेक्ट हमारा तरीका ये है, लिख भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम अल्कोहल्स में देखेंगे क्योंकि फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, तो इसलिए पहले फिनॉक्साइड ही बनता है फिर फिनॉल में कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटा, तो इसको बेशक तुम सीधा देखो, तो जब इससे हमें एक अल्कोहल मिल रहा है, फिनॉल मिल रहा है मतलब, तो उसके लिए हमने टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई लगाया तब जाकर हमें मिला। जैसे जब हमने हेलो एल्कीन का करा था तो हमने कोई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस नहीं दी थी, सीधा हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। बट तुम देखो कि जैसे ही हमने दो पोजीशन पर ऑर्थो और पैरल पर हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, देखो एकदम कंडीशंस कम हो गई, टेम्परेचर देखो पहले 623 था, अब आधा देना पड़ रहा है हमें, ठीक है ना, प्रेशर भी हमें बिल्कुल नहीं देना पड़ रहा। देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड करके क्यों लिखा हुआ है बेटा, पहले NaOH फिर डाइल्यूट HCl, क्योंकि NaOH जब डालेंगे तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर हम HCl डालकर उसको फिनॉल में चेंज करते हैं। तो हमें दो स्टेप अलग लिखने के बजाय हम ऐसे फर्स्ट और सेकंड रिएजेंट डालकर सीधा लिख सकते हैं, साइड प्रोडक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट को हमें लिखना है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर कि अगर हम देखो तीनों ही ग्रुप अगर हमारे आ गए तो कितना ज्यादा रिएक्शन हमारा पॉसिबल हो गया, हेलो एल्केन से भी ज्यादा हमारा ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया कि सिंपल हमने पानी ही डाला, हमने कोई एल्कली ही नहीं डाला, NaOH QH ही नहीं डाला, पानी ने ही काम कर दिया, पानी से ही OH हमारा Cl को रिप्लेस कर गया। ठीक है, और ये जो हमारा 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल हमारा जो बनता है, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये बनेगा ना इसका IUPAC नेम, इसका एक कॉमन नेम होता है, इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? तो कई बार आ जाता है व्हाट इज पिक्रिक एसिड। ऐसे भी अच्छा एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, नेम एन ऑर्गेनिक एसिड विच डू नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक ऐसी एसिड का नाम बताओ ऑर्गेनिक है जो, और जिसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही नहीं है, वो यही है, इसमें कोई COH ग्रुप नहीं है, बट इट इज कॉल्ड, क्योंकि फिनॉल एसिडिक नेचर के होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं ना तो उसके एसिडिक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा एनहांस कर देते हैं, तीनों पोजीशंस पर लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं और उसमें एक हाई एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, तो इसको कॉमन नेम में हम एसिड ही बुलाते हैं और इसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? तो ये बहुत ही इजीली बन जाएगा हमारा, आ रही बेटा बात समझ में? ठीक है, अब तुम देखो बेटा अगर हम इस चीज को देखें कि भाई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा क्या कर रहे हैं कि भाई जो उसकी रिएक्टिविटी को वो बढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो उसका हम रीजन भी देखेंगे। वैसे मैंने पॉइंट्स में करके नीचे छोटा लिख दिया है, पर समझाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर्स भी बना दिए, बेशक कोई रीजन पूछे तो तुम स्ट्रक्चर बनाने की एज सच कोई नीड नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स ही अपने आप में सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है ना, मैं बता रही हूँ। हाँ वो तो फिर तुम हाँ सारा करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अच्छी बात है, बट टाइम तुम्हारे पास लिमिटेड है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी रीजन के फॉर्म में याद करने के लिए उतने भी सफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा तो तुम देखो जब ऑर्थो और पैरा पर लगता है तो रिएक्टिविटी हमारी ज्यादा बढ़ जाती है, मेटा पर लगता है तब भी रिएक्टिविटी बढ़ती है, ऐसा नहीं है मेटा पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, समझ रहे बेटा?
कि पर अगर हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन ऐसा हो कि जिसमें NO2 मेटा पोजीशन पर है और एक ऐसा हो जिसमें ऑर्थो या पैरा पर है, तब हमारा ऑर्थो वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा बजाय के मेटा से। मेटा वाले भी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं पर कम बढ़ाते हैं, मतलब एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है, 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ओनली क्लोरोबेंजीन। समझ में आ रही बेटा बात? बेटा वाले क्लोरोबेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे पर ऑर्थो और पैरा वाले से कम रिएक्टिव होंगे। समझ में आ रही बेटा बात? तो अब हम रीजन देखेंगे। देखो ध्यान से बेटा, NO2 ग्रुप कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं? -I, ठीक है, -I मतलब कि वो अपनी तरफ खींचेंगे, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जब ये इससे खींचेंगे। भाई ये तो होता है ना, देखो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। भाई यहाँ कोई ग्रुप है जैसे NO2, तो ये ले रहा है तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, ये खींचे जा रहा है। अब इस पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव खींच रहा है इसकी तरफ से। समझ में आ रही बेटा बात? तो NO2 ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब जब ले रहा है तो कार्बन पर क्या डेवलप होगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा, भाई इससे थोड़ा खींचेगा, इससे और ज्यादा खींचेगा ना बेटा। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट के कारण वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है। पॉजिटिव चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को आसानी होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को तो चाहिए ही पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो अगर उसको हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तो वो तो आकर अटैक करेगा। समझ में आ रही है बच्चों ये बात? ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होगा कि -I इफेक्ट करके तो ये चाहे ऑर्थो पर है, चाहे मेटा पर है, चाहे पैरा पर है, तीनों पर रहकर वो क्या कराते हैं? उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं बाय क्रिएटिंग मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। समझ में आ गई सबको बात? एक और भी इफेक्ट ये पैदा करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट पर ये करते हैं, ऑर्थो या पैरा पर रहकर ही रेजोनेंस इफेक्ट कर सकते हैं, मेटा पर रहकर नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हें अगर ध्यान हो तो अभी अभी हमने क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे, ठीक है, इसलिए अभी मैं सारे नहीं बना रही, तुम्हें बाद में देखकर समझ में आ जाएंगे। देखो ध्यान करो, ऐसे करके एक तुम्हारा ये वाला स्ट्रक्चर बना था और मान लो अब यहाँ पर या यहाँ, ठीक है ना, तुम्हें ध्यान करो जो नेगेटिव चार्ज आया था उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही आया था। देखो जो तीन हमारे बीच में डबल बॉन्ड वाले 3 स्ट्रक्चर आए थे, एक बार यहाँ आया था नेगेटिव, फिर एक छोड़ के यहाँ, फिर एक छोड़ के यहाँ आया था ना। तो अब मान लो NO2 हमारा इस पोजीशन पर लगा हुआ है, यहाँ नेगेटिव आया था, ये हमारा NO2 ग्रुप है, ठीक है ना बेटा। ऑर्थो या पैरा पर कहीं किसी एक भी जगह में उसको कंसिडर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा बेटा क्या होगा? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये NO2 ग्रुप बढ़ा देगा, ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। अरे बेटा बात समझ में? ठीक है, इस नाइट्रोजन पर फिर क्या आ जाएगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, इसने इस रिंग का पूरा नेगेटिव चार्ज खींच लिया अपने। समझ रहे बेटा? तो उससे जब नेगेटिव डेंसिटी कम हुई तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बढ़ेगा हमारा। समझ में आ रही है ना बेटा बात? कि ये अपने ऊपर झेल गया उस नेगेटिव चार्ज को एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। देख सकते हो, देखो बेटा ये रहा, इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, जैसे ही इस पर ये नेगेटिव आएगा तो ये वाली बॉन्ड हमारी टूट जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। समझ में आ रही बेटा बात? देखो एक ये वाला स्ट्रक्चर अगर तुम देखो, ये 4th वाला, तो इसमें तुम देख सकते हो कि नाइट्रोजन पर हमारा क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, रिंग पर सारा नेगेटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे कम हुई तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना आसान हो जाएगा। समझ में आ रही बेटा बात? तो एक इसमें हमारा कौन सा हुआ? रेजोनेंस इफेक्ट हुआ। पर रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ कहां पर होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर ही नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से कूद के तो मेटा वाला तो नहीं लेगा इस नेगेटिव को, उसी कार्बन पर ही है जिस पर NO2 ग्रुप है, तब तो वो ले लेगा। समझ में आ रही बच्चों ये बात? ठीक है, तो 2 रीजंस है हमारे, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट करके ये रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं और एक रेजोनेंस इफेक्ट करके ये रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशन पर ही रहते हुए ये इंडक्टिव इफेक्ट तो हमेशा करके ही बढ़ाएंगे। पर ऑर्थो और पैरा पर एक और इफेक्ट आ जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट करके भी वो रिएक्टिविटी को और बढ़ाते हैं। तो इसलिए ऑर्थो और पैरा वाले हमारे ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ लगा हुआ हो? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, एज कंपेयर टू एट मेटा पोजीशन। समझ में आए बच्चों सबको बात? ऐसे एज सच कोई नीड नहीं है कि तुम आंसर में इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाओ,
तुम सिंपल ये दोनों रीजंस भी लिख सकते हो, और ब्रीफ करना है बिल्कुल छोटा लिख सकते हो कि ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, बिल्कुल अगर हमें कहीं एक नंबर में आंसर करना हो, भाई दोनों इफेक्ट क्योंकि इसमें आते हैं, और दोनों ही हमारे कैसे आ रहे होते हैं हमारे बेटा, माइनस वाले। जब खिंच रहा होता है ना तो बेटा वो माइनस वाला होता है, जब वो दे रहे होते हैं तो फिर वो प्लस वाला होता है। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, क्लियर? तो ये हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फॉर हेलो एरीज।